Karnataka set question paper 2024 education subject. In this session, we are going to discuss question number 26 to question number 50. So the first question of this session is match the column, descriptive level in list 1 and IQ range in list 2. Superior, middle mentally retired, borderline, high average. IQ range 55 to 69, 120 to 129, 110 to 119, 70 to 79, 60 to 69. So the option are here. The answer of this question is option 3, that is superior is ranged in between 120 to 129, whereas middle mentally retarded is ranged 50 to 69, borderline ranged 70 to 79, and high average ranged in 110 to 119. कि देखिए कि यहाँ एक साइड में डिस्क्रिप्टिव लेवल दिया गया है और दूसरा साइड में उसका आईक्यू रेंजेस दिया गया है. अगर इसी को अगर हम देखें तो जब कोई बच्चा 120 से ज्यादा आईक्यू रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपीरियर बोलते हैं, और कभी कभार 140 से भी हम लोग लेकर जाते हैं. चलिए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं ये लिस्ट को कि आईक्यू स्कोर एंड डिस्क्रिप्शन. कि देखिए जब हमारा आईक्यू 130 से ज्यादा होता है उसी को हम लोग सुपीरियर बोलते हैं. 120 से लेकर 129 तक इसी को हम क्या बोलते हैं, सुपीरियर बोलते हैं. 110 से लेकर 119 तक इसी को हाई एवरेज बोलते हैं. 90 से लेकर 109 तक एवरेज कहते हैं. 80 से लेकर 89 तक लो एवरेज कहते हैं. 70 से लेकर 79 तक बॉर्डरलाइंस बोलते हैं, और 69 से नीचे जो रहता है उनको एक्सट्रीमली लो बोलते हैं. इसी को एक आसान वे में याद रखने के लिए हम लोग को पहले ये एवरेज को याद रखना पड़ेगा. कि देखिए एवरेज मतलब कितना हो रहा है, 90 से 109. इसी को अगर आप अच्छे से याद कर पा रहे हैं तो ये एवरेज हो गया. इसके बाद 10 ऊपर ऐड करते जाएंगे, माइनस ऐड करते जाएंगे. देखिए जैसे कि यहाँ हम लोग 10 ऐड कर दीजिए, 110 टू 119 हो गया, इसको हाई एवरेज बोल रहे हैं. लेकिन इसी से 10 माइनस जब कर रहे हैं तब 80 से लेकर 89 तक ये क्या हो जा रहा है, लो एवरेज हो जा रहा है. यहाँ फिर जब हम 10 ऐड कर रहे हैं 120 से लेकर 129, इसी को सुपीरियर कह रहे हैं. लेकिन यहाँ जब 10 माइनस कर रहे हैं ये क्या बन जा रहा है, बॉर्डर लाइन बन जा रहा है 70 से लेकर 79. ठीक है, से फिर प्लस 10 जब कर रहे हैं तब ये वेरी सुपीरियर बन जा रहा है, और ये क्या बन जा रहा है, जब 10 माइनस कर रहे हैं एक्सट्रीमली लो बन जा रहा है. ओके, तो अगर आप हम एवरेज को पकड़ पाए और ऊपर 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 सिक्वेंशियली 10 ऐड करते जाए तो हाई एवरेज, सुपीरियर और हमको वेरी सुपीरियर मिलेगा. अगर माइनस 10 करते जाए तो लो एवरेज, बॉर्डरलाइन और एक्सट्रीमली लो मिलेगा. देखिए कि जो लो स्कोर आईक्यू जो रहता है उसी का एक क्लासिफिकेशन यहाँ भी ठीक ऐसे. अगर सबसे लास्ट अगर आप देखेंगे तो उसको प्रोफाउंड मेंटालिटी डिजेबिलिटी बोला जाता है, जिनका आईक्यू की 1 से लेकर 26 के अंदर रहता है. लेकिन किसी का आईक्यू जब 25 से लेकर 39 के अंदर रहता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सीवियर मेंटल डिजेबिलिटी. प्रोफाउंड मतलब वो कुछ नहीं कर पाएगा, हो गया, वो एकदम मेंटली डिजेबल है. 25 से लेकर 39 जो इसी को सीवियर मेंटल डिजेबिलिटी बोलते हैं. लेकिन 40 से लेकर 55 जो है इसी को क्या बोलते हैं कि मॉडरेट मेंटल डिजेबिलिटी बोलते हैं. हो गया. उसके बाद 55 टू लेकर 69 तक इसी को हम क्या बोलते हैं, मिड मेंटली डिजेबिलिटी बोलते हैं. हो गया. 70 से लेकर 79 तक बॉर्डरलाइन मेंटली डिजेबिलिटी बोलते हैं, और 80 से लेकर 89 तक इसको लो एवरेज बोलते हैं. यहाँ भी ठीक ऐसे आप अगर 40 से लेकर 54 को इसी को पकड़ पा रहे हैं, इसी को क्या बोल रहे हैं, मॉडरेट. इसी से ठीक पहले जैसे आप जब माइनस करते जाएंगे वो सीवियर प्रोफाउंड की तरफ जाएगा, लेकिन जब आप ऐड करते जाएंगे वो किसके तरफ जाएगा, मिड मेंटल डिजेबिलिटी और बॉर्डरलाइन डिजेबिलिटी की तरफ हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following approaches to counseling are
कंसिडरेड ह्यूमनिस्टिक। इनमें से कौन सा जो अप्रोच है काउंसलिंग का, उनको हम ह्यूमनिस्टिक काउंसलिंग में कंसिडर कर रहे हैं? ऑप्शन: पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग, कॉग्निटिव बिहेवियरल काउंसलिंग, रियलिटी काउंसलिंग, rational emotive behavior counseling therapy. So answer of this question is option 3. It means person centered counseling, reality counseling, rational emotive behavioral therapy. ये तीनों जो है इनको हम लोग क्या बोलते हैं कि ह्यूमनिस्टिक काउंसलिंग हम लोग बोलते हैं। कि देखिए कि हमको बहुत सारे तरह का काउंसलिंग मिल जाएगा, जैसे कि ह्यूमनिस्टिक काउंसलिंग के अंदर जो हमारा पर्सन सेंटर्ड थेरेपी, जिसी को हम लोग नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग भी बोल रहे हैं, वो आ रहा है। गेस्टाल्ट थेरेपी आ रहा है, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, एक्जिस्टेंशियलिज्म, ये सब ह्यूमनिस्टिक काउंसलिंग का एक पार्ट है। जब हम लोग साइकोडायनामिक काउंसलिंग को देख रहे हैं तो साइकोएनालिटिकल थेरेपी, जंगियन थेरेपी, एल्डरियन थेरेपी, अटैचमेंट, ऑब्जेक्ट रिलेशन, ये सब चीज साइकोडायनामिक काउंसलिंग के अंदर रहेगा। कॉग्निटिव बिहेवियरल काउंसलिंग का बात जब करते हैं तब आरईबीटी, कॉग्निटिव थेरेपी, रियलिटी थेरेपी, मल्टी मॉडल थेरेपी, ये सब चीज आता है। ओके, और ये तीनों को छोड़कर और भी कुछ काउंसलिंग है जिसको कि आज का डेट में देखने के लिए मिल रहा है। इंटीग्रेटिव काउंसलिंग, सोल्यूशन फोकस्ड थेरेपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग, ओके, इस तरह कुछ नया आज का डेट में काउंसलिंग देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम देखिए तो ह्यूमनिस्टिक के अंदर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, पर्सन सेंटर्ड, कॉग्निटिव अप्रोच, बिहेवियरिस्टिक अप्रोच और एक्लेक्टिव अप्रोच। कि देखिए आप यहाँ जो आरईबीटी है वो कॉग्निटिव बिहेवियरल काउंसलिंग के अंदर मिलेगा, और वो माना जाता है कि ये कॉग्निटिव बिहेवियरल अप्रोच जो है, बिहेवियरिस्टिक अप्रोच जो है, एक्लेक्टिव अप्रोच जो है, ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का अंदर ही आता है। कि देखिए अगर हम लोग काउंसलिंग को देखिए तो तीन तरह का काउंसलिंग जनरली देखने के लिए मिलता है। एक डायरेक्टिव काउंसलिंग, दूसरा वाला नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, और तीसरा वाला जो है पार्टिसिपेटिव काउंसलिंग। जब डायरेक्टिव काउंसलिंग का बात करते हैं, इसी को काउंसलर सेंटर्ड काउंसलिंग भी बोला जाता है। हो गया, और यह जो काउंसलर का जो रोल है वो एक्सट्रीम रहता है और बहुत ज्यादा रहता है। हो गया कि जब हम लोग नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग देख रहे हैं तो ये इसका ऑपोजिट रहता है। हो गया, ये एक तरह का इनडायरेक्ट अप्रोच माना जाता है, और यहाँ जो काउंसलिंग जो है वो क्या रहता है कि एकदम सेंटर में रहता है, इसलिए इसको क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग और काउंसलिंग सेंटर्ड काउंसलिंग भी बोला जाता है। पार्टिसिपेटिव काउंसलिंग का जब बात करते हैं, ये एक तरह का एक्लेक्टिक काउंसलिंग है, जहाँ के दोनों काउंसलर एंड काउंसली उनके कन्वीनियंस का हिसाब से काउंसलिंग करते हैं। ओके, कि देखिए डायरेक्टिव काउंसलिंग का बात जब करें तो इसी को जो फादर है, प्रोपोनेंट है, वो है E.G. विलियमसन, लेकिन नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग को फाउंड किए थे कार्ल रोगर। और डायरेक्टिव काउंसलिंग जो है ये एक तरह का काउंसलिंग जहाँ की काउंसलर का जो रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, लेकिन ये नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में क्या होता है, ये एक तरह का काउंसलिंग है जहाँ की जो अपॉर्चुनिटीज जो है काउंसलिंग के लिए, ओके, क्लाइंट के लिए, वो बहुत ज्यादा रहता है। अगर हम लोग कंपेयर करें तो डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग को, तो बहुत ज्यादा हमको थोड़ा डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। डायरेक्टिव काउंसलिंग जो होता है वो बहुत ही इकोनॉमिकल होता है, और नॉन डायरेक्टिव का बात करें तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहता है। ओके, ये इकोनॉमिकल होता है, ये टाइम कंज्यूमिंग रहता है। ये जो प्रॉब्लम है डायरेक्टिव काउंसलिंग उसी के ऊपर फोकस करता है, लेकिन नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग जो इंडिविजुअल है, क्लाइंट है, उसी के ऊपर फोकस करता है। ओके, डायरेक्टिव काउंसलिंग जो इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट है उसी के ऊपर एम्फसाइज करता है, लेकिन जो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग है वो इमोशनल एस्पेक्ट के ऊपर एम्फसाइज करता है। अगर मेथोडोलॉजी का बात करें तो डायरेक्टिव काउंसलिंग जो है वो एकदम डायरेक्टली काउंसलर काउंसलिंग के साथ एंगेज रहता है, लेकिन ये नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में क्या रहता है, वो इनडायरेक्ट मेथड्स में वो इन्वॉल्व रहता है, और इसीलिए इनडायरेक्ट काउंसलिंग में इसी को एक बार बोला जाता है। डायरेक्टिव काउंसलिंग जो है कोई भी इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और प्रॉब्लम को इमीडिएटली सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है, डायरेक्टिव काउंसलिंग को अप्लाई किया जाता है। लेकिन जब हम लोग को हमारे पास थोड़ा टाइम होता है, ओके, डील विद सेल्फ एनालिसिस एंड न्यू प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टमेंट में भी टेकन केयर। कि देखिए जब हम लोग की जो सेल्फ एनालिसिस करने के लिए जाते हैं, और वो कैसे एक इंडिविजुअल खुद को रियलाइज कर सके, और जो नया फ्यूचर में आने वाला जो प्रॉब्लम है उसी को भी खुद कैसे टेकल कर पाएगा,
उसके लिए हमको क्या चाहिए होता है, नॉन डायरेक्टिव, और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, जो कि डायरेक्टिव काउंसलिंग थोड़ा कम टाइम कंज्यूमिंग होता है। और नेक्स्ट ये साइकोलॉजिकल असेसमेंट डाटा, हम लोग यहाँ जो डायरेक्टिव काउंसलिंग में साइकोलॉजिकल असेसमेंट डाटा जो है उसको यूज करते हैं, लेकिन नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में इस तरह का कुछ चीज यूज हम लोग नहीं करते हैं। डायरेक्टिव काउंसलिंग में जो काउंसलर का जो रोल है वो बहुत क्रुशियल रहता है, जहाँ की हमको नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में देखने के लिए नहीं मिलता है। वो काउंसलर का रोल यहाँ पासिव हो जाता है, लेकिन जो पार्टिसिपेंट है, क्लाइंट है, उनका जो रोल है वो बहुत एक्टिव रहता है। डायरेक्ट काउंसलिंग जो होता है, इसी को एक एक बार जो सपोर्ट स्टाफ है उनके थ्रू भी किया जाता है, लेकिन नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में हाईली प्रोफेशनल्स, कॉम्पिटेंट्स प्रोफेशनल और ट्रेंड पर्सन्स जो है उनका जरूरत होता है, जो कि समझ सकते हैं रिलेशनशिप स्किल को क्लाइंट और काउंसलर का। नेक्स्ट, अगर हम लोग डायरेक्टिव काउंसलिंग को देखें तो ये क्या करता है कि एक ऑफर करता है कि काउंसलर यहाँ डायरेक्ट बोलता है कि नहीं, ये ऑप्शन आपका पास है, आप यहाँ से आपको कौन सा चूज करना है चूज कीजिए। लेकिन नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में क्या रहता है कि जो क्लाइंट है यहाँ वो खुद का डिसीजन लेता है, सिर्फ काउंसलर का रोल रहता है कि रियलाइज करवाना, उसका जो एनालिसिस है वो सेल्फ एनालिसिस के लिए एक पाथ ड्रा करना, वो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में काउंसलर का रोल रहता है। डायरेक्टिव काउंसलिंग जो है ये क्या है, इट इज मोर इंफॉर्मेशन गिविंग, रेफर्ड फॉर्मेशन इट्स नॉट सिग्निफिकेंट। कि देखिए ये डायरेक्टिव काउंसलिंग में ज्यादातर इंफॉर्मेशन के ऊपर हम लोग यहाँ फोकस करते हैं, ना कि रिलेशनशिप के ऊपर, रेफर्ड के ऊपर। लेकिन नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में अगर हम देखिए तो यहाँ जो सेल्फ इंसाइट है उसी का कैसे डेवलपमेंट हो पाएगा उसी के ऊपर एम्फसाइज करते हैं, और जो पर्सनल प्रॉब्लम्स जो है उसी के ऊपर ध्यान देते हैं, और यहाँ जो रिलेशनशिप है उसी के ऊपर भी ज्यादातर एम्फसाइज करते हैं। अगर हम लोग डायरेक्टिव काउंसलिंग का बात करें तो इसी को प्रोस्पेक्टिव काउंसलिंग भी बोला जाता है, और काउंसलर सेंट्रेड काउंसलिंग भी माना जाता है। और ये जो है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो E.G. विलियमसन जो है एक मिनेसोटा यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर थे, वो ये काउंसलिंग को डेवलप किए थे। और डायरेक्टिव काउंसलिंग जो है यहाँ जो काउंसलर का जो रोल है वो एकदम क्रूशियल रहता है, ओके। और वो बहुत सारे टेक्निक को यूज करता है ताकि जो एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन है कोई भी प्रॉब्लम का और काउंसलिंग का प्रॉब्लम का उसी को वो अच्छे से एड्रेस कर पाए। और ये अप्रोच जो है इसी को एक एक बार ऑथोरिटेरियन और साइकोएनालिटिक अप्रोच के अंडर भी इसी को लिया जाता है। लेकिन अगर हम देखिए तो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग जो है वो ह्यूमनिस्टिक के अंदर आता है, लेकिन डायरेक्टिव काउंसलिंग का बात जब करते हैं तो ये ऑथोरिटेरियन और साइकोएनालिटिक अप्रोच के अंदर आता है, क्योंकि यहाँ जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट किया जाता है, साइकोलॉजिकल डाटा को यहाँ जो काउंसलर है वो यूज करता है। यह जो रोल है काउंसलर का वो बहुत एक्टिव माना जाता है, और ये वो इंडिविजुअल को हेल्प करता है कोई भी डिसीजन लेने के लिए, और उसके साथ साथ उसी का जो प्रॉब्लम है उसी को सॉल्व करने के लिए। तो क्लाइंट मेक द डिसीजन बट द काउंसलर डज ऑल ही कैन टू गेट द क्लाइंट, ओके। कि यहाँ पे क्लाइंट, काउंसलिंग में क्लाइंट ही डिसीजन लेता है, लेकिन वो डिसीजन तक पहुंचने के लिए एक क्लाइंट को जो कुछ चाहिए वो सब कुछ वो जो काउंसलर है उसी का तरफ से उसको मिलता है, सारे के सारे उसका जो सपोर्ट है वो मिलता है, ओके। और जो काउंसलर है यहाँ ट्राई करता है को डायरेक्ट द क्लाइंट थिंकिंग बाय इन्फॉर्मिंग, एक्सप्लेनिंग, इंटरप्रेटिंग एंड एडवाइजिंग, ओके। कि यहाँ जो काउंसलर रहता है वो क्या करता है, वो डायरेक्टली जो क्लाइंट है उसको इन्फॉर्म्स करता है ताकि वो सोच सके, एक्सप्लेन करता है, इंटरप्रेट करता है, और एडवाइस भी एक एक बार करता है कि ये सब चीज है देखो, ओके। उसके बाद वो काउंसलिंग क्या करता है, क्लाइंट क्या करता है, डिसीजन लेता है। अगर यहाँ स्टेप का बात करें तो विलियमसन 6 स्टेप दिए थे, एनालिसिस, सिंथेसिस, प्रोग्नोसिस, एनालिसिस, सिंथेसिस, डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस, काउंसलिंग, फॉलो अप। इसी को बहुत बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, इसी को सीक्वेंस वाइज सजाने के लिए, तो प्लीज आपको इसको थोड़ा अच्छे से याद रखना चाहिए। एनालिसिस, सिंथेसिस, ओके। पहले कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है उसको एनालिसिस करना चाहिए, उसके बाद उसका सिंथेसाइजेशन करना चाहिए, उसके बाद डायग्नोज करना चाहिए कि क्या एक्चुअल में डायग्नोज क्या हो सकता है, उसके बाद प्रोग्नोसिस करते हैं,
कि इसके लिए क्या किया जा सकता है, उसके बाद जाकर हम लोग काउंसलिंग करते हैं और उसके बाद फॉलो अप करते हैं। यह है डायरेक्टिव काउंसलिंग का स्टेप। अगर इन नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग और इनडायरेक्टिव काउंसलिंग का बात करें, जो इसका जो है जो जो एक्सपोनेंट है और जो चीफ एक्सपोनेंट है वो है कार्ल सरोगर। ओके, इसी को परमिसिव काउंसलिंग भी बोला जाता है। लेकिन अगर हम लोग देखें कि डायरेक्टिव काउंसलिंग को, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोस्पेक्टिव काउंसलिंग बोलते हैं। लेकिन इसी को क्या बोलते हैं कि परमिसिव काउंसलिंग बोलते हैं। ओके, परमिसिव काउंसलिंग अप्रोच हम लोग इसी को बोलते हैं। और यहाँ काउंसलिंग इज सेंटर काउंसलिंग भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ जो पेशेंट रहता है वो एकदम सेंटर में रहता है और ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के अंदर आता है। यह जो काउंसलिंग रहता है वो फाइनल डिसीजन लेता है। ओके, आज इंडिविजुअल आर थॉट टू हैव फुल राइट टू मेक फाइनल डिसीजन। ओके, उसके साथ साथ यह जो काउंसलर रहता है वो क्या करता है, एज टू एक्सेप्ट द काउंसलिंग कैपेसिटी टू मेक एडजस्टमेंट एंड अडॉप्ट, कि यह जो काउंसलिंग है उसी का कैपेसिटी को काउंसलर को एक्सेप्ट करना पड़ता है और उसी के हिसाब से उसको एडजस्ट करना पड़ता है और एडॉप्ट करना पड़ता है, जो कि डायरेक्टिव काउंसलिंग में देखने के लिए नहीं मिलता है। डायरेक्टिव काउंसलिंग में क्या होता है कि वो काउंसलिंग को एडजस्ट करना पड़ता है, काउंसलिंग को एडॉप्ट करना पड़ता है काउंसलर का जो नेचर है, कैपेसिटी है, उसी के हिसाब से। लेकिन उसी का उल्टा हमको नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में देखने के लिए मिलता है। यहाँ क्या होता है, जो काउंसलर है वो काउंसलिंग का जो कैपेसिटी है, ओके, उसी के हिसाब से वो क्या करता है, खुद को एडजस्ट करता है और अडॉप्ट करता है। और the principle of acceptance and tolerance are extremely important in this approach। हो गया कि अगर हम लोग टॉलरेंस का बात करें तो यह नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में काउंसलर को बहुत सारे चीज में टॉलरेंस करना, बहुत सारे तरह का चीज टॉलरेंट करना पड़ता है और उसके साथ साथ एक्सेप्ट भी करना पड़ता है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रहता है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग का। अगर हम लोग देखिए तो कार्ल सरोगर जो थे वो 5 स्टेप दिए थे। फर्स्ट क्या है, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, तो वहां पे एनालिसिस था, यह डिफाइन द सेम चीज है। ओके, लेकिन दूसरा वाला स्टेप अगर आप देखिए तो वो अलग हो जाता है, फ्री एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग। ओके, फ्री एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग दूसरा वाला स्टेप में चला जाता है और इसीलिए इसी को क्या होता है कि काउंसलिंग सेंटर्ड बोला जाता है, क्योंकि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद, डिफाइन करने के बाद वो क्लाइंट जो है उसको फ्रीली एक्सप्रेस करने के लिए दिया जाता है। ओके, और उसके बाद उसके अंदर एक तरह का इंसाइट डेवलप किया जाता है अलग अलग टेक्निक को यूज करके। उसके बाद क्लासिफाई किया जाता है कि उसका जो पॉजिटिव फीलिंग और नेगेटिव फीलिंग को, और वो जो पॉजिटिव है उसी को रखकर जो नेगेटिव है उसी को हम लोग टर्मिनेट करते हैं और यहाँ हम लोग एक्चुअल में काउंसलिंग देते हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। नेक्स्ट जो काउंसलिंग है उसको हम लोग एक्लेक्टिक काउंसलिंग बोलते हैं, जो कि एक फ्लेक्सिबल काउंसलिंग है। ओके, इसी को थ्रोन नाम का एक साइकोलॉजिस्ट डेवलप किए थे और यहाँ जो क्लाइंट है और जो काउंसलिंग है वो दोनों तरह का काउंसलिंग को यहाँ यूज किया जाता है, इसलिए इसको मल्टी मॉडल्स और इंटीग्रेटिव थेरेपी भी बोला जाता है एक एक बार। अगर हम इसी का स्टेप का बात करें तो सबसे पहले आता है यहाँ रेफर्ड बिल्डिंग, मतलब रिलेशनशिप पहले बिल्ड करना पड़ता है। ओके, उसके बाद जाकर यह प्रॉब्लम्स हम लोग को डायग्नोज करते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में देखेंगे तो पहले एनालिसिस किया जा रहा है डायरेक्टिव काउंसलिंग में, और दूसरा वाले में पहले प्रॉब्लम को डिफाइन किया जा रहा है। लेकिन यह किया जाता है कि पहले रिलेशनशिप बनाओ, रिलेशनशिप बनाने के बाद उसका प्रॉब्लम क्या है वो प्रॉब्लम्स को डायग्नोज करो, डायग्नोज करने के बाद प्रॉब्लम को, उसको जो केस है उसको एनालाइज करना पड़ता है और उसी के हिसाब से क्या करना पड़ता है कि एक प्लान, ओके, एक प्लान, टेंटेटिव प्लान बनाना पड़ता है और वो प्लान के हिसाब से हमको काउंसलिंग करना पड़ता है। अगर हम लोग गाइडेंस और काउंसलिंग को देखिए तो यहाँ से बहुत बार पूछा जा रहा है, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दोनों क्या है। गाइडेंस जो है एक बहुत बड़ा टर्म है, प्रोडक्ट टर्म है, एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट है, जो कि काउंसलिंग क्या है कि एक इनडेप्थ नैरो कॉन्सेप्ट है। ओके, काउंसलिंग में क्या होता है, ये एकदम इनडेप्थ रहता है लेकिन बहुत नैरो रहता है। अगर गाइडेंस को हम देखिए तो दिस इज मोर एक्सटर्नल, हेल्प ए पर्सन अंडरस्टैंड alternative solution available to him and make him understand his personality and choose the right solution। कि ये गाइडेंस जो होता है ये बहुत एक्सटर्नल होता है। ओके, एक पर्सन जो है उसी को समझने के लिए उसके पास किस तरह का अल्टरनेटिव सॉल्यूशन अवेलेबल है
उसको हम लोग यहाँ इम्पोर्टेंस देते हैं। और ये एक आदमी को ये सब चीज़ मिलता है कि अगर ये प्रॉब्लम है, इसके लिए ये सोल्यूशन मेरे पास अवेलेबल है। ओके, ये चीज़ कोई भी गाइड कर सकता है एंड मेक हिम अंडरस्टैंड हिज पर्सनालिटी। और उसके साथ साथ उसको यह समझने के लिए मिलता है कि नहीं, मेरा पर्सनालिटी ये है और मेरे लिए ये वाला क्या सॉल्यूशन अवेलेबल है। और गाइडेंस जो है वो प्रिवेंटिव रहता है, लेकिन जब हम काउंसलिंग का बात करते हैं तो ये रिमेडियल्स रहता है। ओके, और उसके साथ साथ ये प्रिवेंटिव भी रहता है एंड डेवलपमेंटल भी रहता है। ये जो पॉइंट है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये गाइडेंस जो है वो प्रिवेंटिव रहता है, लेकिन काउंसलिंग रिमेडियल, प्रिवेंटिव एंड डेवलपमेंटल रहता है। ओके, अगर हम लोग काउंसलिंग को देखिए तो यहाँ क्या किया जाता है कि एक आदमी को, एक चाइल्ड को, एक इंडिविजुअल को यहाँ हम लोग हेल्प करते हैं कि खुद को वो कैसे समझ पाएगा। ओके, उसका जो इन डेप्थ एनालिसिस है, खुद के लिए सेल्फ एनालिसिस है, वो कैसे खुद को कर पाएगा, उसके लिए हम लोग एक पाथ बनाते हैं। और लास्ट में वो इंडिविजुअल और क्लाइंट क्या करता है, खुद को रियलाइज करता है। और गाइडेंस जो है यह एक तरह का इंटेलेक्चुअल एटीट्यूड जो है, ये एक रॉ मटेरियल्स की तरह काम करता है, लेकिन काउंसलिंग्स में इमोशंस जो है वो रॉ मटेरियल का जैसे काम करता है। गाइडेंस जो है वो ऑपरेट करता है जो इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ गाइडेंस, लेकिन काउंसलिंग में क्या किया जाता है कि इमोशनल लेवल किया जाता है। और इसीलिए ही ये गाइडेंस जो है वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बन जाता है काउंसलिंग से। गाइडेंस इज जनरली एजुकेशन एंड करियर रिलेटेड, में ऑल्सो बी फॉर पर्सनल प्रॉब्लम। लेकिन अगर हम काउंसलिंग को देखिए तो ये पर्सनल सोशल हो गया, रिलेटेड टू ओनली इंडिविजुअल, कि कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स का जो सोशल प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम रहता है, उसी को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग काउंसलिंग करते हैं। अगर हम लोग प्रिंसिपल को देखिए, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो काउंसलिंग देखिए, ये हार्न एंड मैकलिन्स का प्रिंसिपल है। काउंसलिंग इज स्ट्रांगली डेडिकेटेड टू सेल्फ डायरेक्शन एंड सेल्फ रियलाइजेशन। कि काउंसलिंग का मतलब ही क्या है कि सेल्फ रिलेशन एंड सेल्फ डायरेक्शन और सेल्फ रियलाइजेशन। यहाँ सिर्फ एक काउंसलर इन्वॉल्व रहता है हमारे हमको सेल्फ रियलाइज कराने के लिए और सेल्फ डायरेक्ट करवाने के लिए बात एक प्रोवाइड करता है। काउंसलिंग इज डेवलपमेंट ऑफ इनसाइट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशन ऑफ सेल्फ एंड एनवायरनमेंट। कि ये काउंसलिंग जो है ये एक तरह का डेवलपमेंट यहाँ इनसाइट का किया जाता है, और जो रिलेशनशिप है खुद के साथ, उसी को क्या किया जाता है, बिल्ड किया जाता है। और उसके साथ साथ सेल्फ और एनवायरनमेंट के बीच में भी बिल्ड किया जाता है। इसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, काउंसलिंग इज स्ट्रक्चरल लर्निंग सिचुएशन। कि एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग सिचुएशंस में इसी को इम्प्लीमेंट किया जाता है। ये काउंसलिंग मेथड्स जो है वो क्या रहता है, वेरी विद द नीड ऑफ द क्लाइंट। हो गया, और ये जो क्लाइंट का जो नीड है उसी के हिसाब से ये क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करता है। काउंसलिंग इज प्राइमरीली ए प्रिवेंटिव एंड रिमेडियल प्रोसेस। और काउंसलिंग को अगर हम देखें तो ये प्रिवेंटिव है, रिमेडियल है, और उसके साथ साथ डेवलपमेंटल है, जो कि हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके हैं। लेकिन हम लोग गाइडेंस को देखिए तो ये सिर्फ प्रिवेंटिव एंड डेवलपमेंटल है, लेकिन अगर काउंसलिंग को देखिए तो ये रिमेडियल, प्रिवेंटिव एंड डेवलपमेंटल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग expansion of progressive metric used popularly as a non-verbal test of intelligence is incorrect। ओके, इनमें से कौन सा जो हमारा नॉन वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस है, कौन सा प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स को हम लोग इनकरेक्ट है, ये एक मैट्रिक्स नहीं है। एडवांस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स APM, कॉलर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स CPM, रेडिकल्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स RPM, स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स SPM। So the answer of this question is option 3, that is radical progressive matrix RPM। ऐसा रेडिकल्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक करके कुछ प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स नहीं है। अगर हम लोग देखें तो ये रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स है, RPM जिसी को माना जाता है, और इसी का अलग अलग जो वर्जन है वो दिखने के लिए मिलता है, जैसे कि SPM, CPM, APM। हो गया, SPM का मतलब क्या हो रहा है, स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक। और ये जो प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स है, इसी को जो एडल्ट है और एडोलेसेंट है उनके लिए उनका जो
आईक्यू है उसी को टेस्ट करने के लिए हम लोग ये एसपीएम स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स को यूज करते हैं। हो गया, तो ये एक वर्जन है रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स का। लेकिन दूसरा वाला जो है कॉलर प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स सीपीएम जिसी को बोला जा रहा है, ये किसके लिए यूज किया जाता है? जो चाइल्ड है, जो 11 ईयर से नीचे जो बच्चे हैं, हो गया, उनके लिए क्या किया जाता है कि सीपीएम को यूज किया जाता है। और एक है एडवांस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स जिसको हम लोग एपीएम बोलते हैं। इसी को एडल्ट और एडोलेसेंस जो है, हो गया, विथ एबव एवरेज इंटेलिजेंस, जिनका इंटेलिजेंस थोड़ा हाई रहता है, हो गया, एबव एवरेज रहता है, उनका जो कॉग्निटिव एबिलिटीज है, हो गया, तो उसी को एसेस करने के लिए इसी को यूज किया जाता है। अगर हम लोग आरपीएम का बात करें तो ये एक नॉन वर्बल टेस्ट है, और यहाँ हम लोग एब्स्ट्रैक्ट फिगर के थ्रू क्या करते हैं कि चाइल्ड का और इंडिविजुअल को जो कॉग्निटिव एबिलिटीज है उसी को हम लोग एसेस करते हैं। और इट्स आइडियल्स फॉर अ सिचुएशन वेयर वर्बल कम्युनिकेशन इज नॉट पॉसिबल। और ये रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स हम लोग तब यूज करते हैं जब कि ये वर्बल कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं रहता है, जैसे कि क्रॉस कल्चरल स्टडीज में हमको वो दूसरे कल्चर में के बारे में कुछ पता नहीं रहता, ना लैंग्वेज पता रहता है ना कुछ पता रहता है। तो उस तरह का सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं कि जो रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स है उसी को यूज करते हैं। और इसी का जो 3 फॉर्म है एसपीएम, सीपीएम, एपीएम, ये अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग क्राइटेरिया के लिए इसको बनाया गया है। और ये आरपीएम्स जो है ये एक तरह का रिसर्चर और प्रोफेशनल जो यूज कर रहे हैं उनके लिए एक टूल है कि क्या करने के लिए जो ह्यूमन का जो कॉग्निटिव एबिलिटीज है उसका एक इंसाइट पाने के लिए। और इसी को 1930 की तरफ जॉन जेसी रेवन डेवलप किए थे। नेक्स्ट अगर हम देखिए जो इंटेलिजेंस है उसका कुछ डेफिनेशन, ये कुछ की टर्म है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और इसी को याद रखना बहुत ही जरूरी है। अगर हम लोग सर फ्रांसिस गल्टन का जो इंटेलिजेंस का डेफिनेशन है उसी को देखिए तो वहाँ जो की वर्ड है वो क्या है? इंटेलिजेंस इज डिपेंडेंट ऑन सेंसरी इनपुट। हो गया, ये फ्रांसिस गल्टन का जो इंटेलिजेंस का जो डेफिनेशन है, अगर आप इसको देखेंगे तो उसका जो की टर्म है इंटेलिजेंस इज डिपेंडेंट ऑन सेंसरी इनपुट। ओके, इतना ही है। आप अगर इसी को याद कर पा रहे हैं तो डायरेक्टली आप क्लिक कर सकते हैं कि नहीं, ये फ्रांसिस गल्टन का इंटेलिजेंस का डेफिनेशन है। अल्फ्रेड बिनेट का बात करें तो यहाँ 2 चीज रहता है और एक चीज रहता है वो है क्या? प्रैक्टिकल अप्रोच और आईक्यू इज एडिकेबल और नॉट। डेविड वेसलर का बात करें तो इनके हिसाब से इंटेलिजेंस क्या है? एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज। हो गया, जीन पियाजे के हिसाब से क्या? फंक्शन ऑफ मैच्योरेशन। हो गया, फैक्टर एनालिटिक थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। हो गया, द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग व्यू। तो इनके हिसाब से ये सारे चीज है। अगर हम लोग टर्मेन का डेफिनेशन को देखिए तो वो क्या है? द एबिलिटी टू कैरी एन अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। हो गया, विनेट क्या बोलते हैं? द कैपेसिटी टू जज वेल, टू रीजन वेल एंड टू कॉम्प्रिहेंड वेल। थॉर्नडाइक के हिसाब से 3 तरह का हमको क्या देखने के लिए मिलता है कि थिंकिंग और इंटेलिजेंस देखने के लिए मिलता है। एब्स्ट्रैक्ट, मैकेनिकल, सोशल। एब्स्ट्रैक्ट जहाँ जो वर्बल और जो सिंबलिक थिंकिंग है वो दिखने के लिए मिलता है। मैकेनिकल इंटेलिजेंस में क्या देखने के लिए मिलता है कि जो इफेक्टिवली कैसे उनका जो बॉडी है उसी को कंट्रोल कर पा रहे हैं, वो जो ऑब्जेक्ट है उसको कैसे मैनिपुलेट कर पा रहे हैं उसको हम देखते हैं। सोशल में क्या देखते हैं कि ये एक तरह का एबिलिटी रहता है जहाँ की क्या किया जाता है टू कम्युनिकेट विथ पीपल, कि लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेट किया जाता है उसके ऊपर एम्फसाइज करता है, कि सोशल रिलेशन को कैसे समझा जा सकता है उसी के ऊपर ये एम्फसाइज करता है। नेक्स्ट अगर हम देखिए कि ये जो इंटेलिजेंस है वो 2 तरह का देखने के लिए मिलता है, एक वर्बल, एक परफॉर्मेंस। वर्बल का बात करें तो जनरल इंफॉर्मेशन, सिमिलरिटीज, अरिथमेटिक रीजनिंग, वोकाबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, डिजिट्स वन, ये सब चीजें देखने के लिए मिलता है। लेकिन परफॉर्मेंस में पिक्चर कंप्लीशन, पिक्चर अरेंजमेंट, ब्लॉक डिजाइन, ऑब्जेक्ट असेसमेंट, ओके, असेंबली, डिजिट सिंबल से सब्स्टिट्यूशन, ये सब चीज देखने के लिए मिलता है। अगर इंटेलिजेंस टेस्ट को हम लोग देखिए तो 2 तरह से डिवाइड किए पाते हैं। पहला है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके हिसाब से हम लोग उसको इंडिविजुअल और ग्रुप करके डिवाइड करते हैं, कि जब कोई भी इंडिविजुअल को हम लोग उसका इंटेलिजेंस को टेस्ट करते हैं, कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल को, तो उसको इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट करते हैं। लेकिन जब कोई एक टाइम में एक ग्रुप का जब इंटेलिजेंस को हम लोग टेस्ट करते हैं तब उसको हम लोग बोलते हैं क्या? कि ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट बोलते हैं। ठीक वैसे अगर हम लोग किस तरह का मटेरियल यूज कर रहे हैं कि इंटेलिजेंस को टेस्ट करने के लिए, तो वो 2 तरह का रहता है, वर्बल टेस्ट और नॉन वर्बल टेस्ट। कि जब हम लोग वर्ड
कोई भी वर्ड यूज करके जब हम लोग को इंटेलिजेंस को टेस्ट करते हैं तब उसको वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट माना जाता है। लेकिन जब विदाउट एनी वर्ड यूज करके हम लोग कोई भी इंटेलिजेंस, किसी का भी इंटेलिजेंस को टेस्ट करते हैं तो उसी को हम लोग नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट बोलते हैं। अगर हम लोग इंडिविजुअल और ग्रुप इंटेलिजेंस का टेस्ट का बात करें तो ये इंडिविजुअल टेस्ट जो है कि ये सिर्फ एक ही टाइम में एक ही इंडिविजुअल के ऊपर किया जाता है, लेकिन ग्रुप इंटेलिजेंस में क्या किया जाता है कि एक ही टाइम में मल्टीपल इंडिविजुअल के ऊपर किया जाता है। एक ही टाइम में क्या किया जाता है, एक ग्रुप के ऊपर किया जाता है। और इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट जो रहता है वो बहुत स्पेसिफिक रहता है, जो कि एक ग्रुप में देखने के लिए नहीं मिलता है, वो बहुत डाइवर्स रहता है। और जो इंडिविजुअल है वो स्ट्रेस बेस्ड रहता है, लेकिन जो ग्रुप है वो रिलैक्स और स्ट्रेस फ्री रहता है। ओके, जो इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट रहता है यहाँ जो लिमिटेड टाइम अवेलेबल रहता है, लेकिन ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट में कुछ टाइम का रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हो गया टाइम स्ट्रेस, हो गया कि इंडिविजुअल में स्ट्रेस रहता है लेकिन ग्रुप में स्ट्रेस फ्री रहता है, हो गया। लेकिन जब इंडिविजुअल टेस्ट की बात कर रहे हैं तो ये लिमिटेड टाइम्स के लिए अवेलेबल रहता है, लेकिन जो ग्रुप वो उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता है। दे डू नॉट इंक्लूड टू मेनी क्वेश्चंस। इंडिविजुअल्स इंटेलिजेंस टेस्ट में कुछ क्या रहता है कि ज़्यादा क्वेश्चन इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है, लेकिन ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन को ऐड किया जाता है। ओके, अगर इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट का बात करें तो ये बहुत एक्सपेंसिव रहता है, लेकिन ग्रुप का बात करें तो ये उसी तरह से इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट का जैसे एक्सपेंसिव नहीं रहता है। ओके, इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट को हम लोग ग्रुप में परफॉर्म्स नहीं कर सकते, और दिच कैन नॉट बी परफॉर्म्स वन इंडिविजुअल, और ग्रुप का भी इंडिविजुअल के ऊपर हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। अगर वर्बल्स और नॉन वर्बल का डिस्टिंग्विशन देखें तो वर्बल्स जो है ये एक तरह का टेस्ट है जहाँ की लैंग्वेज और वर्ड को हम लोग यूज करते हैं, जो कि हमको नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में देखने के लिए नहीं मिलता है। वो इमेज, डायरेक्शन, एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट, वो सब चीज़ यूज करते हैं। ओके, और जो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है वो यहाँ क्या होता है कि जो इलिटरेट है उसी के ऊपर इसको अप्लाई नहीं किया जाता है, लेकिन नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो जो डीफ, डम, ब्लाइंड, हो गया, इवन इलिटरेट लोगों के लिए भी नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट को यूज किया जाता है। जब अगर रिलेबिलिटी का बात करें तो ये वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट बहुत रिलेबल है, नॉन वर्बल टेस्ट लेकिन लेस रिलेबल है इन कंपैरिजन टू वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। ओके, ये वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो क्या रहता है कि दे आर नॉट मीन्ड फॉर स्लो लर्नर, कि ये स्लो लर्नर के लिए ये नहीं रहता है, लेकिन नॉन वर्बल का बात करें तो ये सारे के हर तरह का इंडिविजुअल के लिए ये एप्लीकेबल रहता है। ओके, इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट का बात करें तो ये एक तरह का टेस्ट है जो कि वाइड कवरेज नहीं में हमको देखने के लिए मिलता है जहाँ, लेकिन नॉन वर्बल्स में क्या मिलता है कि एक बहुत वाइड कवरेज हमको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कुछ साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के जो इंटेलिजेंस टेस्ट डेवलप किए हैं, जैसे कि स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल, रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, वेसलर टेस्ट, वेसलर एडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट स्केल, वेसलर इंटेलिजेंस टेस्ट स्केल फॉर चिल्ड्रन, ओके, ये सब चीज कुछ साइकोलॉजिस्ट डेवलप किया हुआ टेस्ट है। अगर हम लोग आईक्यू का बात करें, इसी को डेवलप किए थे अल्फ्रेड बिनेट अर्ली 90s में, ओके। और ये जो है ये किसके लिए किए थे कि ये जो स्टूडेंट है उनका जो स्पेशल एजुकेशन है उसके लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इसको किया गया था, टू पुश फॉर कंपलसरी पब्लिक एजुकेशन। और कंपलसरी पब्लिक एजुकेशन किस लेवल का प्रोवाइड किया जाएगा उसको जानने के लिए किया गया था। ओके, और जो अगर हम देखिए हु मेड द फास्ट आईक्यू टेस्ट फॉर अमेरिका, कि लुइस टर्मेंस जो है, ओके, वो क्या किए थे कि फर्स्ट टाइम आईक्यू टेस्ट को वो डेवलप किए थे, और वो MA/CA 200 करके वो दिए थे। व्हाट इज नाउ कॉल्ड एंड व्हाई, और वो जो टर्मेन जो डेवलप किए थे उसको अभी स्टैनफोर्ड बिनेट आईक्यू टेस्ट बोला जाता है। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि स्टैनफोर्ड बिनेट आईक्यू टेस्ट जो है इसको कौन डेवलप किया था। इसी को डेवलप बिनेट नहीं किए थे, इसको डेवलप किए थे लुइस टर्मेन, हो गया, लेकिन नाम क्या दिए थे, स्टैनफोर्ड बिनेट आईक्यू टेस्ट। अगर हम लोग इसी का फॉर्मूला का बात करें तो IQ इक्वल टू MA/CA × 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग पर्सपेक्टिव ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस एंड proposal of the model each are correctly matched? Goleman emotional intelligence performance model, Barr on competencies model, Mayer, Salway and
कर्सिव एबिलिटी मॉडल. So the answer of this question is option 1, that is गोल्डमैन इमोशनल इंटेलिजेंस परफॉर्मेंस मॉडल. हो गया. ये जो है ये करेक्टली मैच कर रहा है कि जो गोल्डमैन है इनको फादर भी माना, डैनियल गोल्डमैन जो है उनको इमोशनल इंटेलिजेंस का फादर भी माना जाता है. और ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है इसी का 5 मेन कंपोनेंट देखने के लिए मिलता है. वो है सेल्फ अवेयरनेस, कि यहाँ क्या रहता है कि हम खुद के बारे में, खुद का जो नॉलेज है, खुद का जो थॉट है, खुद का जो फीलिंग्स है, खुद का जो मोटिवेशन है, उसके बारे में हम लोग यहाँ अवेयर रहते हैं. ओके. और माना जाता है कि जिसका इमोशनल इंटेलिजेंस जितना ज़्यादा है, जितना अच्छा है, उसी का जो सक्सेस है उतना अच्छा रहता है. हो गया. तो क्योंकि यह हम जो हमारा नॉलेज है, हमारा जो थॉट प्रोसेस है, हमारा एबिलिटी है, हमारा मोटिवेशन है, हमारा फीलिंग है, उसका बारे में हमको पता रहता है. और उसके साथ साथ सिर्फ पता नहीं रहता है, हम लोग यह सेल्फ रेगुलेट कर पाते हैं कि हमारा पास एक एबिलिटी रहता है कि हमारा इमोशन जो है उसको अच्छे से चैनलाइज कर सके. ओके. और उसी के हिसाब से हम लोग अलग अलग जो प्रॉब्लम्स को एडप्ट कर सके. उसके बाद एम्पैथी, कि देखिए जब हम लोग इंटेलिजेंस या दूसरा कुछ चीज बात करें वहाँ सिंपैथी का बात किया जाता है, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस में सिंपैथी काम नहीं आता, यहाँ एम्पैथी, कि आप कितना दूर तक खुद इंटरनलाइज कर पा रहे हैं. ओके. और खुद इंटरनलाइज करके उसको रिलेट कर पा रहे हैं. ओके. कि नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग, कि आप कितना दूर तक अच्छे से डिसीजन ले पा रहे हैं. सोशल स्किल, तो ये जो 5 चीज है, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, एम्पैथी, डिसीजन मेकिंग, सोशल स्किल, इसी को 5 कंपोनेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस बोला जाता है. नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये सेम चीज है कि सेल्फ अवेयरनेस का जब बात करते हैं तो यहाँ जो खुद का इमोशन, ओके, ये सब चीज हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट लेवल assertion and reason. Assertion, critical thinking involve identifying, evaluating and constructing argument. Reason, the ability to infer a conclusion from one or multiple premises require examining logical relationship among statement or data. So the answer of this question is option A and option 1, that is both A and R are true and R is correct explanation of A. कि देखिए कि जब हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग का बात करते हैं तो ये सच में आइडेंटिफाइंग, इवेल्युएटिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग आर्गुमेंट, ये इसका जो प्रोसेस रहता है. पहले आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद इवेल्युएट करते हैं, और उसके बाद हम लोग आर्गुमेंट को क्या करते हैं कि कंस्ट्रक्ट करते हैं. क्यों? इसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ तो एबिलिटी टू इन्फर ए कंक्लूजन फ्रॉम वन और मल्टीपल प्रेमिसेस, क्योंकि हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग में, और ये जो क्रिटिकल थिंकिंग है इसमें क्या करते हैं कि कंक्लूजन एक या 2 या मल्टीपल प्रेमिसेस से हम लोग क्या करते हैं, कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं. और यहाँ हमको क्या दिखना पड़ता है कि एक लॉजिकल रिलेशनशिप हमको दिखना पड़ता है. तो इसीलिए दोनों ट्रू है, और उसके साथ साथ जो रीजन है वो करेक्ट रीजन है assertion के लिए. अगर हम लोग देखिए क्रिटिकल थिंकिंग का इम्पोर्टेंस वो बहुत ज़्यादा है, और उसी को आज का डेट में हम लोग एड्रेस करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि ये हेल्प करता है जो डिसीजन मेकिंग के लिए. उसके साथ साथ जो हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज है उसको वो एनहांस करता है. मान लो जो रिसर्च स्किल है उसी को वो ये रिफाइन करता है, और क्रिएटिविटी को पॉलिश करता है. जो क्यूरियोसिटी है वो क्यूरियोसिटी को भी क्या करता है, स्टिमुलेट करता है. और इसके लिए एक क्रिटिकल थिंकिंग का जो इम्पोर्टेंस आज का डेट में हर एक जगह में आपको मिल जाएगा. इसी का जो 5 की एलिमेंट है वो कौन सा है, क्लैरिटी एंड प्रिसीजन. कि क्रिटिकल थिंकिंग का बात जब करते हैं तो वहाँ हमारे पास क्लैरिटी रहता है, और प्रिसीजन रहता है, मतलब एक प्रिसाइज वे में रहता है. दूसरा वाला लॉजिकल रीजनिंग रहता है, एविडेंस बेस्ड एनालिसिस रहता है, ओपन माइंडेडनेस रहता है, इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी. ये सब चीज 5 चीज जो है ये की एस्पेक्ट है किसी का कि क्रिटिकल थिंकिंग का. अगर हम लोग एडवांटेजेस का बात करें तो बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस क्रिटिकल थिंकिंग का देखने के लिए मिलता है, लेकिन इनमें से जो क्रिएटिविटी को एनहांस करना, रिलेशनशिप को बिल्ड करना, ओके, कॉग्निटिव लर्निंग करना, करियर में सक्सेस पाना, लाइफ टाइम स्किल, ये सब चीज़ हमको देखने के लिए मिलता है. स्टेप का बात करें तो पहले आता है रिमेंबर, दूसरा बात अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवैल्यूएट, क्रिएट. कि क्रिटिकल थिंकिंग के लिए पहले हमको समझना पड़ता है, याद रखना पड़ता है कि एक्चुअल में है क्या, उसके बाद समझना पड़ेगा, उसके बाद उसको अप्लाई करना पड़ेगा, अप्लाई करने के बाद एनालाइज करना पड़ेगा, इवैल्यूएट करना पड़ेगा. उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि कुछ चीज़ कंस्ट्रक्ट करते हैं हमारे दिमाग में. अगर हम लोग देखिए क्रिटिकल थिंकिंग को
तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें दिखने के लिए मिलता है कि ये जो है स्टूडेंट को करेक्ट डिसीजंस लेने के लिए हेल्प करता है, जो प्रॉब्लम्स सॉल्विंग एबिलिटीज है उसी को एनहांस करता है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्रिएटिविटी को एनहांस करता है, स्टूडेंट का जो टाइम मैनेजमेंट है उसको एनहांस करता है, और उसके साथ साथ जो उसका जो फर्दर लाइफ और लेटर लाइफ रहता है उसके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल रहता है। ओके, और एवरीडे प्रॉब्लम जो आता है उसी को भी ये अच्छे से टैकल कर पाता है। अगर स्ट्रैटेजी का बात करें तो क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने के लिए सोक्रेटिक मेथड, केस बेस्ड लर्निंग, डिबेट एंड आर्गुमेंटेशन, क्रिटिकल रीडिंग एंड मीडिया लिटरेसी, माइंडफुलनेस एंड मेटाकॉग्निशन, कोलैबोरेटिव लर्निंग, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, फीडबैक एंड सेल्फ असेसमेंट, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, एथिकल डिलेमास एंड मोरल्स रीजनिंग, ये सब चीज हम क्या करते हैं कि एक स्ट्रेटेजी का तरह यूज करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग को फोस्टर करने के लिए हमारा लर्नर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेचर ऑफ टीचर एजुकेशन इज सच दैट इट इन्वॉल्व ओनली थियोरेटिकल नॉलेज, a combination of theory and practical skill, solely practical training without any theory, only subject specific knowledge. So the answer of this question is a combination of theory and practice. हो गया कि जो NCTE है उसी का अगर हम डेफिनेशन को देखिए तो वो वहाँ लिखा गया है कि थियोरेटिकल नॉलेज प्लस पेडागॉजिकल नॉलेज इज इक्वल टू टीचर एजुकेशन। हो गया, क्योंकि यहाँ जो थ्योरी एंड प्रैक्टिस है वो दोनों का एक तरह का इंटीग्रेशन दिखने के लिए मिलता है। अगर हम टीचर एजुकेशन का बात करें तो ये क्या है कि एक बहुत ही ब्रॉड, डायनामिक और कंटिन्यूस प्रोसेस है किसके लिए, एक टीचर को प्रिपेयर करने के लिए। और ये क्या रहता है कि जो टीचर का जो नॉलेज है, स्किल है, एटीट्यूड है, हो गया, उसी के ऊपर फोकस करता है ताकि एक इफेक्टिव क्लासरूम्स मैनेजमेंट टीचिंग हमको देखने के लिए मिले। अगर इसी का कैरेक्टरिस्टिक का बात करें तो ये इंटरडिसिप्लिनरी रहता है, इंडिविजुअलाइज रहता है, कंटिन्यूस रहता है, डायनामिक रहता है। NCTE जो है इसका एक अच्छा डेफिनेशन छोटा सा दिया है, ए प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग। देखिए, प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग ऑफ पर्सन टू टीच फ्रॉम प्री प्राइमरी टू हायर एजुकेशन लेवल, कि कोई भी एक टीचर एजुकेशन एक प्रोग्राम है जहाँ की हम लोग किसी भी लेवल का एक टीचर को प्री प्राइमरी लेवल से लेकर हायर एजुकेशन लेवल तक कोई भी टीचर को हम लोग क्या करते हैं, एजुकेट करते हैं। किसके बारे में पढ़ाते हैं, किसके बारे में, एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग। हो गया, तो इसी के बारे में हम लोग उसको पढ़ाते हैं। अगर हम लोग इसी का गोल को देखिए तो फास्ट जो रहता है तो सब्जेक्ट नॉलेज को एनहांस करना, पेडागॉजिकल स्किल को डेवलप करना, उसके साथ साथ एक अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड साइकोलॉजी को एक समझना और प्रॉपर एटीट्यूड डेवलप करना, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना, ओके, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, ये सब चीज टीचर एजुकेशन का गोल रहता है। और इसी का एजेंसीज का बात करें तो NCTE तो रहता ही रहता है, उसके बाद NCERT भी रहता है, ओके, उसके बाद SCERT रहता है, डाइट रहता है, ये सारे के सारे एजेंसीज ऑफ टीचर एजुकेशन है। अगर इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर एजुकेशन का बात करें तो जो स्टूडेंट को अच्छे से समझने के लिए टीचर ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए टीचर के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और टीचिंग मेथोडोलॉजी को यूज अच्छे से करवाने के लिए, इम्प्लीमेंट करवाने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। एक तरह का फेवरेबल एटीट्यूड डेवलप करने के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, फेमिलराइजिंग विद द लेटेस्ट इन एजुकेशन, मेकिंग फेमिलियर विद स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, क्रिएटिंग सोशल इंसाइट, इंप्रूविंग स्टैंडर्ड, ट्रेनिंग फॉर डेमोक्रेसी, ये सारे के सारे क्या है, इंपॉर्टेंस है टीचर ट्रेनिंग का। अगर टीचर एजुकेशन का बात करें तो ये प्लूरिलिंगुअल एजुकेशन इसको माना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, प्लूरिलिंगुअल एजुकेशन इसी को माना जाता है। हो गया, क्वेश्चन में चला आता है लेकिन हमारा उस टाइम थोड़ा सा दिमाग अच्छे से नहीं काम करता है। प्लूरिलिंगुअल एजुकेशन, माइग्रेशन एंड लैंग्वेज एजुकेशन, साइन लैंग्वेज, न्यू मीडिया इन लैंग्वेज एजुकेशन, मोबिलिटी एंड इंटरकल्चरल लैंग्वेज, इवैल्यूएशन असेसमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड लैंग्वेज, अर्ली लैंग्वेज लर्निंग, कंटेंट एंड लैंग्वेज इंटीग्रेटेड लर्निंग, ये सारे के सारे क्या है कि टीचर एजुकेशन का पार्ट है। नेक्स्ट, which of the following is not a characteristic of reflective teaching? Option, it is systematic and intentional, it is based on evidence, it is focused on teachers own practices, it is purely focused on students learning। हो गया, क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से कौन सा रिफ्लेक्टिव टीचिंग का एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, वो कौन सा है, इट इज प्योरली फोकस्ड ऑन स्टूडेंट लर्निंग। ये जो रिफ्लेक्टिव टीचिंग जो होता है वो स्टूडेंट का लर्निंग को ऊपर फोकस नहीं करता है, ये
एक सिस्टमेटिक एंड इंटेंशनल रहता है, एविडेंस बेस्ड रहता है, और ये टीचर का खुद का जो प्रैक्टिस है उसी के ऊपर फोकस करता है। ओके, उसी को वो खुद रिफ्लेक्ट करता है। अगर हम लोग रिफ्लेक्टिव टीचिंग का बात करें तो यहाँ पहले क्या किया जाता है कि पहले एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, am I regarding grading assessment fairly? How do I engage student more? Who is participating? ये क्वेश्चन हम लोग खुद को पूछते हैं। उसके बाद उसका जो डाटा है वो कलेक्ट करते हैं। डिफरेंट सोर्स हम लोग यूज करते हैं। स्टूडेंट का परफॉर्मेंस को देखते हैं, स्टूडेंट का फीडबैक देखते हैं। ओके, फिर इवैल्यूएशन करते हैं। ओके, और खुद को ऑब्जर्व करते हैं और डाटा कलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो डाटा है वो डाटा को हम लोग इवैल्यूएट करते हैं। उसके बाद हम लोग कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं कि डज माय टीचिंग मेथड प्रोड्यूस रिजल्ट कंसिस्टेंट विद एन इंक्लूसिव एनवायरनमेंट। कि उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि एक्चुअल में मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ अच्छा ठीक ठाक चल रहा है। उसके बाद हम लोग रिवाइज और रिपीट करते हैं कि अगर कुछ प्रॉब्लम है, खुद को अगर फील हो रहा है तो उसको रिवाइज करते हैं, नहीं तो सेम चीज़ को रिपीट करते हैं। नेक्स्ट इसका जो साइकिल है वो क्या है? टीच, सेल्फ एसेस, कंसिडर, प्रैक्टिस। ओके, इसी का ये 4 जो रिफ्लेक्टिव साइकिल है इसको बहुत बार पूछा गया है। टीच, सेल्फ एसेस, कंसिडर, प्रैक्टिस। नेक्स्ट अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक का बात करें तो वो कैसा सा क्लाइमेट फॉर लर्निंग, रिलेशनशिप, लर्निंग एंड टीचिंग, पीपल लीड, असेसमेंट फॉर लर्निंग, रिसोर्स एनवायरनमेंट, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे के सारे जो रिफ्लेक्टिव टीचिंग है उसी का एक पार्ट है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोटेंशियल लिमिटेशन ऑफ एक्सपोजिटरी लर्निंग? एक्सपोजिटरी लर्निंग ऑप्शन, इट एनकरेज excessive creativity and imagination. It may not cater to diverse learning style. It limits student engagement and participation. It depends too heavily on technology. So the answer of this question is option 2, that is it may not cater to diverse learning style. कि देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है? Which of the following is potential limitation? कि एक्सपोजिटरी लर्निंग का लिमिटेशंस कौन सा है? कि इट मे नॉट कैटर टू डाइवर्स लर्निंग स्टाइल। की एक्सपोजिटरी लर्निंग का जब बात करते हैं तो ये डाइवर्स लर्निंग स्टाइल जो है उसी को ये कैटर नहीं कर पाता है, एकोमोडेट नहीं कर पाता है। लेकिन एक्सपोजिटरी लर्निंग को अगर हम देखिए तो ये एनकरेज करता है कि एक्सेसिव क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन को, उसके साथ साथ जो स्टूडेंट का एंगेजमेंट है, पार्टिसिपेशन है, उसी को लिमिट करता है और डिपेंड टू हेविली टेक्नोलॉजी के ऊपर ही थोड़ा ज़्यादा ध्यान देता है। एक्सपोजिटरी मीनिंग, एक्सपोजिटरी में का जो मीनिंग है वो क्या है? एक्सपोजिटस, जिसका मतलब क्या है? टू सेट फोर्थ और टू एक्सप्लेन। नेक्स्ट, व्हिच एस्पेक्ट ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग न्यू कॉन्सेप्ट और मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग वन बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस? कि इनमें से कौन सा एस्पेक्ट एक्सपीरियंशियल लर्निंग का जो कि इन्वॉल्व रहता है कुछ नया कंसेप्ट को क्रिएट करने के लिए, जनरेट करने के लिए, या एग्जिस्टिंग जो कंसेप्ट है उसी को मॉडिफाई करने के लिए बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, abstract conceptualization, reflective observation. So the answer of this question is option 3, that is abstract conceptualization. Lee Solomons viewpoint on the knowledge base of teacher education primarily focus on knowledge of learners, cultural context, multilateral and critical literacy, integration of content and pedagogy, life, world of learners and communicative action. So the answer of this question is option 3, that is integration of content and pedagogy. See, ली सोलमैन का बात करें तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या है, पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज, जहाँ से कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और ये एक तरह का कॉन्सेप्ट है एजुकेशन में जो कि क्या करता है, जहाँ की टीचर को खुद डीपली समझना पड़ता है उसका सब्जेक्ट मैटर है, और उसके साथ साथ जो पढ़ा रहा है उसका सब्जेक्ट मैटर, और उसके साथ साथ वो कैसे पढ़ा रहा है, ओके, कि कैसे उसका जो कंटेंट है वो स्टूडेंट के सामने अच्छे से रख पा रहा है।
उसी को यहाँ क्या करना पड़ता है, समझना पड़ता है, और उसको यहाँ उसका जो एक तरह का कॉम्बिनेशन है वो हमको देखने के लिए मिलता है। अगर की पॉइंट का देखिए ये सलमैन का जो पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज का, तो यहाँ 3 चीज देखने के लिए मिलता है। इंटीग्रेशन ऑफ नॉलेज, जो नॉलेज है उसी का इंटीग्रेशन यहाँ देखने के लिए मिलता है। जो रिप्रेजेंटेशन है कंटेंट का, अलग अलग तरह का कंटेंट का, उसी को देखने के लिए मिलता है। और उसी के साथ साथ जो मिसकंसेप्शन है उसी को भी समझना पड़ता है ये पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज में। नेक्स्ट अगर हम देखिए पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज, तो आई टीच चिल्ड्रन, ये क्या है, ये हमारा पेडागोजिकल नॉलेज है। कंटेंट नॉलेज का मतलब क्या है, आई टीच मैथमेटिक्स, कि देखिए मैं बच्चे लोगों को पढ़ा सकता हूँ, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास पेडागोजिकल नॉलेज है। मैं मैथमेटिक्स पढ़ा सकता हूँ, कि इसका मतलब क्या है कि मेरे पास मैथमेटिक्स का जो कंटेंट नॉलेज है वो है। लेकिन जब हम लोग पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज का बात करते हैं, तो यहाँ क्या होता है कि आई टीच चिल्ड्रन मैथमेटिक्स, कि मैं बच्चे लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ा सकता हूँ। तो ये क्या है कि ये पेडागोजिकल नॉलेज है। ओके, तो आई थिंक ये वाला जो फिगर है यहाँ से आपको क्लियरली पता चल रहा होगा कि क्या पेडागोजिकल नॉलेज है, क्या कंटेंट नॉलेज है, और क्या पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज है। अगर हम लोग पेडागोजिकल नॉलेज में देखिए ये तीनों में जो इंटीग्रेशन वो क्या है कि देखिए पेडागोजिकल नॉलेज में सिर्फ पेडागोजी रहता है, लेकिन कंटेंट में बहुत सारे चीज रहता है। एबिलिटी टू टीच, प्रीडोमिनेंट थीम, हो गया, ऐसे बहुत सारे। अगर आप ये वाला फिगर को अच्छे से दिखेंगे तो बहुत समझ सकेंगे। नेक्स्ट, इन Habermas perspective, communication action means option, use of persuasive technique to manipulate student belief, collaborative dialogue and genuine discussion among participants, adhering strictly to authoritative teaching method, one-way transmission of information from teacher to student. So the answer of this question is option 2, that is collaborative dialogue and genuine discussion among participants. Next, find the incorrect match of teaching model. Social interaction model, Dewey and Herbert. Behavior altering model, Carl Sagan. Social inquiry models, Cox and Barron. Information development model, B.F. Skinner. So the answer of this question is option 2, that is B and D. ओके, अगर हम लोग देखिए बिहेवियर अल्टरनेट मॉडल कार्ल स्टोगल का नहीं है, कार्ल स्टोगल का है हमारा नॉन डायरेक्टिव थिंकिंग, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग वाला, ओके, ह्यूमनिस्टिक काउंसलिंग वाला, वो है कार्ल स्टोगल का। डी का बात करें तो वो इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट मॉडल, ये B.F. स्किनर का नहीं है, आप लोगों को पता है। ओपोनेंट कंडीशनिंग जो है वो B.F. स्किनर का है। नेक्स्ट अगर हम देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ NCERT, रिसर्च, ट्रेनिंग, एक्सटेंशन, publication, dissemination. So the answer of this question is option 1, 2, 3, 4, 5. All. It means research, training, extension activities, publication, dissemination. वो सारे के सारे NCERT के काम है। अगर NCERT को हम देखें तो ये एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि 1961 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप किया था। और इसका जो प्राइमरी रोल था वो क्या कि असिस्टेंट प्रोवाइड करना, एडवाइस करना सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कि कैसे जो स्कूल एजुकेशन है उसी का जो क्वालिटी है उसी का क्वालिटी में एनहांस हो सके। ओके, और ये जो NCERT जो है वो बहुत सारे तरह का जो चैलेंजेस है स्कूल एजुकेशन में उसी को एड्रेस करता है, और उसके साथ साथ जो रिसर्च, पब्लिकेशन और ट्रेनिंग इनिशिएटिव है उसी को ये एनहांस करता है। इसका जो लोगो और मोटो रहता है वो क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। द NCERT लोगो फीचर ए हंसा और स्वन, कि आप अगर NCERT का लोगो को देखे होंगे तो वहाँ आपको एक हंसा, जिसको स्वान बोलते हैं हम लोग, वो दिखने के लिए मिलता है। क्यों? क्योंकि उसी का जो सिंबल है वो क्या है, द परस्यू ऑफ नॉलेज, कि उसी का जो सिंबल है वो नॉलेज का सिंबल है। उसके लिए आप दिखे होंगे वो जो सरस्वती माता है उनका अगर पिक्चर देखेंगे, उनका भी वाहन जो है वो भी कौन है कि ये स्वान है। तो इसके लिए ये वाला पिक्चर वहाँ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। द इंटरविंड स्वान रिप्रेजेंट 3 कोर एस्पेक्ट ऑफ काउंसिल मिशन। देखिए कि उन लोगों में सिर्फ एक स्वान नहीं है, 2 स्वान देखने के लिए मिलते हैं, और उसका जो इंटरेक्शन और इंटरविन जो है वो रिसर्च, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड एक्सटेंशन जो है वो चीज को वो क्या करता है कि वो शो करता है। और इसका जो मोटो है वो क्या है,
वो डेरिवाई कहाँ से किया गया है? ईसा उपनिषद। ईसा उपनिषद जो है वहाँ से वो उसको लिया गया है, और उसका जो ट्रांसलेटिव मीनिंग क्या है? लाइफ इटर्नल थ्रू लर्निंग। ओके, लाइफ इटर्नल थ्रू लर्निंग। नेक्स्ट अगर हम लोग एनसीईआरटी को देखिए तो इसका जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है वो दिल्ली में है, और उसी का और एक कॉन्स्टिट्यूट यूनिट है वो है CIET, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, न्यू दिल्ली में भी वही है। और जो है PSSCIB, जिसको वोकेशनल पार्ट जो दिखता है, पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल ट्रेनिंग सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन जो है भोपाल में देखने के लिए मिलता है। और एक RI हमको देखने के लिए मिलता है अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर, शिलंग करके, ऐसे 5 RI हमको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट, टू रेगुलेट एंड मेंटेन द नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड इन टीचर एजुकेशन सिस्टम is the objective of NCT, National Council for Teacher Training Technical Education, National Council for Teacher Education, National Council of Educational Research and Training, University Grant Commission. So the answer of this question is option 2, that is National Council for Teacher Education. अगर हम लोग NCT का बात करें तो इसी को पहले एक स्टैट्यूटरी बॉडी की तरह क्या किया गया था कि एस्टेब्लिश किया गया था कि 1993 का एक्ट के तहत, लेकिन ये ऑफिशियली 1995 अगस्त 17 को यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, अगस्त 17 को इसका फर्स्ट एग्जिस्टेंस देखने के लिए मिला था। ओके, और इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? प्लान एंड कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन। ओके, कि अक्रॉस द कंट्री, ऑल ओवर इंडिया में कैसे एक प्लान और कोऑर्डिनेटेड वे में टीचर एजुकेशन का डेवलपमेंट हो सके, इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये था। इसका अगर रीजनल इंस्टीट्यूट रीजनल सेंटर अगर हम देखे, सेंटर है ये, तो वो 4 देखने के लिए मिलता है। पहले ईस्टर्न रीजन कमेटी, ERC जिसको बोलते हैं, जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में देखने के लिए मिलता है। दूसरा वाला नॉर्दर्न वाला जो है वो आपको जयपुर में देखने के लिए राजस्थान में मिल जाएगा। सदर्न वाला आपको बेंगलोर कर्नाटका में मिल जाएगा, और वेस्टर्न वाला जो है वो भोपाल मध्य प्रदेश में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट, मैच द कॉलम। करिकुलम इज ए टूल in the hand of, curriculum is a plan for learning, curriculum is all the learning experience planned and directed by school to attain its educational goal. Education is all the experiences a learner has under the guidance of the school. Taba teacher, Ralph Taylor, Fossey and Cunningham. So the answer of this question is option 3, that is curriculum is a tool in the hand of, ये किसका है? कनिंघहैम। इन द हैंड ऑफ टीचर होगा, आई थिंक इसका थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है। करिकुलम इज ए प्लान फॉर लर्निंग, इसको टाबा टीचर माना जाता है। करिकुलम इज ऑल द लर्निंग एक्सपीरियंस प्लान एंड डायरेक्टेड बाय द स्कूल टू अटेन इट्स एजुकेशनल गोल। ये क्या? रैल्फ टेलर, क्योंकि टेलर जो थे वो उसका जो मॉडल दिए थे वो गोल ओरिएंटेड मॉडल था। हो गया। हिल्डा टाबा जो हम प्लान फॉर लर्निंग, ये ग्रास रूट लेवल का एक पार्ट है। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखिए करिकुलम इज ऑल द एक्सपीरियंस ए लर्नर हैज अंडर द गाइडेंस ऑफ स्कूल, वो फसी है। द इनफॉर्मल एजुकेशन इंट्रोड्यूस द चाइल्ड टू कल्चर ऑफ हिज और हर सोसाइटी, दिस एजुकेशन इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन, एक्लचरेशन, सोशलाइजेशन, ट्रेनिंग। इसको हम लोग एक्लचरेशन बोलते हैं। कि देखिए मैं टाइम थोड़ा ज़्यादा सा हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, तो इसके लिए मैं इसको ज़्यादातर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। एक्लचरेशन, एनकल्चरेशन, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि देखिए एक इनफॉर्मल एजुकेशन इंट्रोड्यूस करते हैं तो चाइल्ड टू कल्चर ऑफ इच और हर ओन सोसाइटी। जब हम लोग हमारा सोसाइटी, हमारा कल्चर का बारे में जानने के लिए, सीखने के लिए ट्राई करते हैं इनफॉर्मली, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्लचरेशन बोलते हैं। लेकिन एनकल्चरेशन का जब बात करते हैं तब दूसरा कल्चर को हम लोग को क्या करते हैं कि सीखने के लिए ट्राई करते हैं। नेक्स्ट, एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द रोल ऑफ टीचर इन द प्रोसेस ऑफ करिकुलम चेंज इज दैट ऑफ एन एक्सपर्ट, दे आर द की in curriculum innovation. So the answer of this question is option 1, that is both statement 1 and 2 are correct. Which one of the following has launched the project Operation Mathematics, emphasizing the reorientation of all teachers
कि देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अब लोग सुने होंगे, लेकिन क्वेश्चन पूछा मैं क्या, ऑपरेशन मैथमेटिक्स ये कौन सा इंस्टीट्यूशन लॉन्च किया था, कि ये जो टीचर है मैथमेटिक्स टीचर है उनको रीओरिएंट करने के लिए, एनसीईआरटी, एससीईआरटी, डाइट, सीबीएसई। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑप्शन 4, दैट इज सीबीएसई। सीबीएसई जो है वो ऑप्शन ऑफ ऑपरेशन मैथमेटिक्स लॉन्च किया था। Which one of the following is not in the three bodies of stack congruence contingency evaluation model? Goal, outcome, transaction, antecedent. So the answer of this question is option 1, that is goal. Goal जो है वो stack का जो मॉडल है contingency evaluation मॉडल उसी का एक पार्ट नहीं है, लेकिन अगर हम देखें outcomes, transaction, antecedent वो सारे के सारे contingency मॉडल का पार्ट है। राल्फ टेलर, मिचेल स्टीवन, रॉबर्ट स्टेक, किल्पेट्रक। ऑप्शन congruence contingency evaluation model, reaction learning behavior and result, object based evaluation model, intrinsic and flow of evaluation model. So the answer of this question is option 4, that is Ralph Taylor ऑब्जेक्ट बेस्ड इवैल्यूएशन मॉडल। आपको टेलर का मॉडल को आप अगर देखे होंगे तो उनको ऑब्जेक्टिव बेस्ड इवैल्यूएशन मॉडल भी माना जाता है, लेकिन जब हम लोग स्टीवन का बात करते हैं तो ये इंट्रिंसिक एंड फ्ले ऑफ इवैल्यूएशन मॉडल। जब हम लोग रॉबर्ट स्टेक का बात करते हैं तो ये क्या है, रिएक्शंस लर्निंग बिहेवियरल रिजल्ट। और जब हम लोग किल्पेट्रक का बात करते हैं तो ये क्या है, रिएक्शन लर्निंग बिहेवियरल रिजल्ट। सॉरी सी रॉबर्ट स्टेक का क्या है, कॉन्ग्रुएंस कॉन्टिजेंसी इवैल्यूएशन मॉडल, थोड़ा सा पहले हम लोग डिस्कशन किए हैं, तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। और शायद कर भी चुके हैं वो जो दूसरा वाला जो पीवाई की सेशन है अलग अलग का, वहाँ में कहाँ डिस्कशन ऑलरेडी कर चुका हूँ। टेलर का मॉडल, स्क्रीवंस का मॉडल, स्टेक का मॉडल हो गया, किल्पेट्रक का मॉडल। तो प्लीज़ आप लोग वहाँ जाइए, एक बार देखिए, अगर आपको पसंद लग रहा है तो देखिए, नहीं तो चोट जबरदस्ती कुछ भी मत कीजिए। नेक्स्ट SIF model, traditional model, contemporary model, activity model, activity centered, learner centered, decision making, subject centered. So the answer of this question is one, that is CIPP model is related to decision making model, क्योंकि यहाँ हम लोग context, inputs, process और प्रोडक्ट को हम लोग देखते हैं, तो इसीलिए हमारा ये क्या डिसीजन मेकिंग मॉडल हो जाता है। ट्रेडिशनल मॉडल का जब बात करते हैं तो ये सब्जेक्ट सेंटर्ड रहता है। कंटेम्प्रेरी मॉडल जो रहता है वो ऑब्वियसली लर्नर सेंटर्ड रहेगा, और एक्टिविटी मॉडल जो है वो एक्टिविटी सेंटर्ड रहेगा। नेक्स्ट एसेशन रीजन, ट्रांजैक्शन ऑफ करिकुलम इज ए साइंटिफिक टास्क as it is based on theoretical and practical aspect as well. So the answer of this question is option 1, that is both A and R are correct, and R is the correct explanation of A. Next, student are the important source of curriculum development process. Reason, student have gained knowledge through their learning experience. Both are correct, and R is the correct explanation of A. Which of the following statement are correct? Competency-based curriculum emphasizes complex outcomes of learning process. It is usually designed around a set of competencies. It is learner-centered and adaptive to the changing need of the student. It focuses on learning outcome through a set of predefined learning objective. So the answer of this question is option 4, that is all are the sentence statement are correct.